ओके, अभी तक हमने जो पढ़ लिया है वो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़ लिया है। अब हम डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे, तो डिविडेंड डिसीजन के पहले ग्लिम्स पे आ जाते हैं, उसके बाद हम डिविडेंड डिसीजन की बात करेंगे एनसीईआरटी से। डिविडेंड डिसीजन, अब देखो जो लास्ट डिसीजन है उसमें क्या होता है, ओनर को पैसा देना होता है। जो लास्ट डिसीजन होता है उसमें ओनर को क्या देना होता है, जो लास्ट डिसीजन होता है उसमें ओनर को क्या देना होता है, पैसा देना होता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर को जो रिवॉर्ड मिलता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जो शेयर होल्डर को रिवॉर्ड मिलता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जो शेयर होल्डर को रिवॉर्ड मिलता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। जो शेयर होल्डर को रिवॉर्ड मिलता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो अब जो इक्विटी शेयर होल्डर बने हैं उन्हें जो रिवॉर्ड में मिलेगा उसे हम कहते हैं डिविडेंड। अब देखो कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड मैंडेटरी एक्सपेंसेस कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ 10 CR का, एंड इफ सीएफओ जो है वो सारे शेयर होल्डर को दे देगा तो ये डिविडेंड हो गया। और अगर उसमें से उसने 8 करोड़ एज अ डिविडेंड बांट दिया और जो 2 करोड़ बचा कर रख लिए वो हो जाएगा रिटेन अर्निंग। मतलब आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट, मतलब मान लो आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट कंपनी के पास 10 CR है। 10 CR में से 3 CR कंपनी अपने पास ही रख रहा है और 7 CR बांट रहा है, तो 7 CR जो है वो डिविडेंड हो जाएगा और 3 CR जो है रिटेन अर्निंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, amount of earning, stability of dividend, growth opportunity, cash flow position, shareholder preference, stock market reaction, access to capital market, legal constraint और contractual constraint। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिविडेंड डिसीजन होता क्या है। तो डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टू हिज और हर शेयर होल्डर as profit and how much he or she will retain in the business। सबसे पहला आता है अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर कंपनी हायर अर्निंग कमा रहा है, अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। इफ कंपनी अर्नड गुड प्रॉफिट देन इट विल डिक्लेयर हायर डिविडेंड, एंड इफ कंपनी अर्न लोअर प्रॉफिट देन इट विल डिक्लेयर लेस डिविडेंड एंड रिटेन मोर। ठीक है, तो अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो ज्यादा डिविडेंड देगा, और अगर कंपनी कम प्रॉफिट कमा रहा है तो देन क्या करेगा, डिविडेंड कम देगा और रिटेन ज्यादा करेगा। ठीक है, डिविडेंड कम देगा और रिटेन ज्यादा करेगा। ठीक है, उसमें ये लिख दो क्लास आर्टिकल 7 जितने भी आईएनएस वाले जितने ऊपर को लिखो, क्लास आर्टिकल 7 से आफ्टर दिस ओनली 11 मेरा शेड्यूल समझते हैं। 11, 20 या 30 ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी अर्निंग। अगर मान लो कंपनी का एक स्टेबल अर्निंग है, मतलब कंपनी हर साल जो है वो 10 CR कमा लेती है, कंपनी जो है वो हर साल 10 CR कमा लेती है, तो कंपनी क्या करेगी, एक स्टेबल डिविडेंड देगी। और अगर मान लो कि उसके प्रॉफिट में अप एंड डाउन है तो स्टेबल नहीं देगी। ठीक है, तो इफ कंपनी हैज स्टेबल अर्निंग then it will declare higher dividend, and if the company has unstable earning then it will declare lower dividend। फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ठीक है, कब कंपनी को स्टेबिलिटी डिविडेंड देना चाहिए। अब मान लो कंपनी जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड, क्योंकि अगर कभी भी कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे देता है ना तो शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ जाती है। Companies generally follow a policy of stable dividend per share। The increase in dividend is generally made when earning potential of the company increases and not just the earning of current year। ठीक है, तो जब भी ना कंपनी को स्टेबल डिविडेंड देना है, ठीक है, तो स्टेबल डिविडेंड को कंपनी को कब बढ़ाना है, जब रिकरिंग नेचर में उसका प्रॉफिट हो रहा हो। अगर रिकरिंग नेचर में प्रॉफिट नहीं हो रहा, एक टेम्पररी नेचर का प्रॉफिट है, अगर मान लो मैं डिटॉल की बात करूं, कोविड आने के कारण डिटॉल के प्रॉफिट्स बढ़ गए होंगे क्योंकि सैनिटाइजर बहुत बिका होगा। ठीक है, उसकी वजह से वो डिविडेंड हाइयर डिक्लेयर कर देगा तो गलत डिसीजन है।
तो कंपनी जनरली फॉलो अप पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड पर शेयर. An increase in dividend is generally made when earning potential of the company increases and not just the earning of current year. तो ये कह रहा है कि एक साल के प्रॉफिट बढ़ने की वजह से आपको डिविडेंड हायर डिक्लेयर नहीं करना चाहिए. In other words, dividend per share is not altered if the change in earning is small and is seen temporary in nature. ओके, यहां तक अगर सबको समझ आ गया तो थम्स अप कर दो जरा. उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. ओके ओके ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. अगर कंपनी ग्रोथ की सोच रहा है, अगर कंपनी ग्रोथ की सोच रहा है तो पैसा बचा कर रखेगा और वो रिटेन ज्यादा करेगा. और अगर कंपनी ग्रोथ की नहीं सोच रहा तो फिर वो डिविडेंड एज अ डिविडेंड बांट देगा. तो कंपनी हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी विल रिटेन मोर मनी out of their profit earning so as to finance the required investment, therefore to pay smaller dividend. On the other hand, non-growth company are likely to pay more dividend. ठीक है. कैश फ्लो पोजीशन, अगर कैश फ्लो पोजीशन कंपनी का अच्छा है तो डिविडेंड अच्छा देगा, और अगर कैश फ्लो पोजीशन कंपनी का अच्छा नहीं है तो डिविडेंड अच्छा नहीं देगा. तो इफ कंपनीज कैश फ्लो पोजीशन इज गुड, then it will declare higher dividend, and if the company's cash flow position is not good, then it will give less dividend and retain more. Shareholders preference, ठीक है. नेक्स्ट आता है shareholders preference. ठीक है, कुछ शेयर होल्डर की ना जो डेली की इनकम होती है वो इसी से होती है. ठीक है, तो शेयर होल्डर के प्रेफरेंस को भी दिमाग में रखना मैंडेटरी होता है. तो इफ शेयर होल्डर एक्सपेक्टिंग हायर डिविडेंड, देन द कंपनी शुड प्रेफर टू गिव हायर डिविडेंड एंड ट्राई टू डू दैट. And there are always some shareholder who depend upon the regular income from their investment. ठीक है. उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट रिएक्शन. अगर बुलिश फेस है तो हायर डिविडेंड देना पड़ेगा, और अगर बियरिश फेस है तो लोअर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है. एक्सेस टू कैपिटल मार्केट का मतलब है, अगर मान लो टाटा जैसी कंपनी है, तो टाटा जैसी कंपनी को जब भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी, लोग जो है उसके शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे. ठीक है, तो रेपुटेड कंपनी जनरली डिक्लेयर्ड हायर डिविडेंड बिकॉज they know if they want to raise money in future, it get easily raised and subscribe. On the other hand, those who are not highly reputed retain more and declare less dividend. उसके बाद लीगल कॉन्स्टेंट, जो सेबी का लॉ कह रहा है और जो कंपनीज एक्ट कह रहा है उसके हिसाब से डिविडेंड देना. और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट का मतलब है कभी कभी कंपनी ने उधार लिया होता है, तो कंपनी ने अब कंपनी का उधार तो बहुत करोड़ों में होता है. ठीक है, सीआर्स में होता है कंपनी का उधार. तो कंपनी क्या करती है, जब उधार लेती है तो उसे ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के में साइन करना होता है बैंक्स के. ठीक है, तो बैंक ना अपने हिसाब से बोल देता है, भाई जब तक तू मेरा उधार नहीं चुका देता तब तक तू इतने डिविडेंड से ज्यादा नहीं दे सकता. तो if the company has taken a loan from bank, then according to that company has to declare dividend. चलो, तेरे सारे पॉइंट हो गए. हाँ ये सारे पॉइंट हो गए. सर इसमें एक पॉइंट मिसिंग नहीं है, वो वाला टैक्स रेट वाला. वो तो कैपिटल स्ट्रक्चर में है ना. सर डिविडेंड डिक्लेयर में टैक्स देना पड़ता है. रुक जाओ, इसमें है. टैक्स रेट हायर होते तो कंपनी कम डिविडेंड डिक्लेयर करती है. रुक जाओ, एक बार देख लेते हैं. पढ़ा था सर, देख लो. अमाउंट ऑफ अर्निंग किया हमने. टैक्सेशन पॉलिसी. रुक जाओ, एक बार देख लेते हैं. स्टेबिलिटी अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड. अच्छा, टैक्सेशन पॉलिसी. ठीक है, अभी आएगा वो. ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं. ठीक है, थैंक यू. ओके, स्टार्ट करते हैं. The third important decision that every financial manager has to take relates to the distribution of dividend. Dividend is that portion of profit which is distributed to the shareholder. The decisions involved here is how much of the profit earned by the company after paying tax is to be distributed to the shareholder, and how much is to be retained in the business, while the dividend constitute the current income reinvestment as retained earning.
इंक्रीजेस द फर्म फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है। अगर वो रिटेन कर कर करेगा तो इन फ्यूचर वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे लगाएगा, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे लगाएगा तो इन फ्यूचर वो ज्यादा कमा सकता है। तो द एक्सटेंट ऑफ रिटेन अर्निंग ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑफ द फर्म, since the firm does not require fund to the extent of reinvested retain earning, the decisions regarding dividends should be taken keeping in view the overall objective of maximizing shareholder wealth. उससे पहले ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। इंडिया इंक issue bonus share and dividend. Corporate India has opened its purse strings to shareholder with interim dividend. Interim dividend मतलब होता है जो उसी साल वो डिक्लेयर करता है और कंपनी फिर उसी साल उसे दे देता है एक हफ्ते के अंदर। एंड बोनस शेयर, बोनस शेयर मतलब होता है फ्री फंड में शेयर्स बांट देना, उसे कहते हैं बोनस शेयर। एटलीस्ट 60 कंपनी हैव डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड or announce plans to do so in the first 3 weeks of January. In addition, around 12 companies have announced bonus share issues this month, about 3 times more than January 2006. So there are range of things that a company can do to maximizing shareholder value, and dividend is the most direct and simple form of it. Ideally, company need to balance to between paying cash and building value of the stock of the total shareholders return. So this trend of dividend and bonuses is synchronization with good profit being posted by the company. It's a way of rewarding shareholder. क्योंकि profit होगा तो shareholder को तो पैसा देना ही पड़ेगा. So a number of companies have announced plans of bonus share for their shareholder. Most of the companies who have already declared bonus share or announced that they would be taking it up in the next board meeting are small and mid-sized company. ठीक है, तो बोनस शेयर का मतलब होता है फ्री में शेयर्स बांट देना, और डिविडेंड मतलब होता है कि शेयर होल्डर को जो उसके शेयर्स के रिवॉर्ड मिल रहे होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर ले लो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो रिवॉर्ड मिल रहा होता है उसे हम डिविडेंड कह देते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन: how much of the profit earned by the company will be distributed as profit, distributed as profit मतलब डिविडेंड की बात हो रही है, and how much will be retained in the business is affected by many factors. Some of the important factors are discussed as follow. सबसे पहला है अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर हायर अर्निंग है तो डिविडेंड भी ज्यादा, और अगर लोअर अर्निंग है तो डिविडेंड कम। ठीक है, dividends are paid out of the current and past earning, therefore earning is a major determinant of the decisions about dividend. ठीक है, उसके बाद आता है stability earning, other things remaining the same. A company having stable earning is in a better position to declare higher dividend. As against this, a company having unstable earning is likely to pay smaller dividend. तो जिसकी हायर अर्निंग होती है, स्टेबल अर्निंग होती है, मतलब जिसकी स्टेबल अर्निंग होती है वो हायर डिविडेंड के लिए केपेबल होता है, और जिसकी अनस्टेबल अर्निंग होती है वो हायर डिविडेंड के लिए नहीं होता केपेबल। ठीक है, फिर वो स्मॉलर डिविडेंड ही देता है। कंपनीज जनरली फॉलो पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक साल ज्यादा दे दिया और दूसरे साल कम दिया तो फिर शेयर होल्डर दिक्कत मारते हैं। तो द इंक्रीज इन डिविडेंड इज जनरली मेड when there is a confidence that their earning potential has gone up and not just the earning of current year. In other words, dividend per share is not altered if the change in earning is small and seem temporary in nature. ठीक है, अगर मान लो कि जो आप अर्न कर रहे हो वो टेम्पररी नेचर है तो आपको हायर डिविडेंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। Companies having a good growth opportunity retain more money out of their earnings so as to finance the requirement of investment. So the dividend in growth companies is therefore smaller than that in non-growth companies. ठीक है, तो जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का सोच रहा होता है उस वो जो है वो डिविडेंड जो है वो कम डिक्लेयर करता है और रिटेन ज्यादा कर रखता है। ठीक है, एक बार इसे रीड कर लो जरा।
सर जो है इसमें नॉन ग्रोथ कंपनीज लिखा है, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में कम, मतलब फ्यूचर में ग्रोथ कम होगी। नहीं नहीं, इसका मतलब है कि जो एक्सपेंशन का सोच रहा है वो तो रिटेन कर कर रखेगा, और जो एक्सपेंशन का नहीं सोच रहा, मतलब जो अपने बिजनेस को अभी वैसा ही रखना चाहता है जैसा वो है, तो फिर वो डिविडेंड जो है वो ज्यादा दे देगा। ओके। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी का अच्छा कैश फ्लो पोजीशन है तो डिविडेंड अच्छा खासा दे सकता है। कैश फ्लो पोजीशन, the payment of dividend involves an outflow of cash. A company may be earning profit but may be short on cash. Availability of enough cash in the company is necessary for declaration of dividend. ठीक है। उसके बाद shareholders preference. While declaring dividend, management must keep in mind the preferences of the shareholder in this regard. ठीक है कि वो क्या सोच रहा है, क्या expect कर रहा है. If the shareholder in general desire that at least a certain amount is paid as dividend, the companies are likely to declare the same. There are always some shareholder who depend upon the regular income from their investment. उसके बाद आता है टैक्सेशन पॉलिसी। द चॉइस बिटवीन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग इज टू some extent affected by difference in the tax treatment of dividend and capital gain. If tax on dividend is higher, it is better to pay less by as dividend. ठीक है, अगर टैक्स रेट हाइयर है तो डिविडेंड कम दो, और अगर टैक्स रेट कम है तो डिविडेंड ज्यादा दो। As compared to this, higher dividend may be declared if tax rate are relatively lower, though the dividend are free of tax in the hands of the shareholder. A dividend distributed on companies. Thus, under the present tax policy, shareholders are likely to prefer higher dividend. Stock market reactions. Investors in general view an increase in dividend as a good news, and stock prices react positively to it. Similarly, a decrease in dividend may have a negative impact on the share prices in the stock market. Thus, the possible impact of dividend policy on the equity share prices is one of the important factors considered by the management while taking decisions about it. एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, लार्ज और रेपुटेड कंपनी को इजीली पैसा मिल जाता है तो हाईयर डिविडेंड दे देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी उन्हें पैसों की रिक्वायरमेंट होगी उन्हें मिल जाएगा। तो लार्ज एंड रेपुटेड कंपनी जनरली हैव इजी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट एंड देयरफॉर may depend less on retained earning to finance their growth. These companies tend to pay higher dividend than the smaller companies, which has relatively low access to the market. Legal constraint. Certain provisions of the Companies Act place restriction on payout as dividend. Such provision must be adhered while declaring dividend. Contractual constraint. While granting loans to a company, sometimes the lender may impose restriction on the payment of dividend in future, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं उनका पैसा ना मिले तो फिर क्या होगा। तो the companies are required to ensure that the dividend does not violate the terms of loan agreement in this regard. ओके, एक बार इतना देख लो जरा, कोई दिक्कत है तो बताओ फिर हम। स्टॉक वाला बताना। कौन सा? स्टॉक मार्केट रिएक्शन। देखो, अगर बुलिश फेस है ना तो क्या होता है, वो हाइयर डिविडेंड एक्सपेक्ट करता है। बुलिश मतलब कि अच्छा चल रहा है स्टॉक मार्केट, और जब बियरिश फेस है तो लोअर डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकता है। सर शेयर होल्डर्स। हाँ हाँ, शेयर होल्डर्स। ओके, जिसे दिक्कत नहीं है थम्स अप कर लेना।
देखो देखो इसमें ये हो सकता है कि तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऐसे कर कर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो कहीं इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है, तो शायद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है, तो इसलिए नॉन ऑफ दिस कर दिया। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, मैं ये नोट्स भी भेज देता हूँ तुम्हें। सर इसमें बीएसटी का न्यूमेरिकल आ सकता है इस चैप्टर में, फाइनेंशियल लिवरेज? कम चांसेस है, बाकी देख लेंगे अभी जब मॉक करेंगे ना, तब लास्ट ईयर का अभी मैंने पेपर देखा नहीं है फुली। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इज स्पेशली द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट, कि कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैसा आने वाला है और कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैसा खर्च होने वाला है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज स्पेशली द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या करती है कंपनी के साथ, इट हेल्प्स द कंपनी टू डील विद फ्यूचर अनसर्टेनिटी, ठीक है, फ्यूचर में जितनी भी अनसर्टेनिटी है उसे मीटअप करने में हेल्प करती है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि क्या चीज होने वाली है और क्या चीज नहीं होने वाली। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर अ गिवन पीरियड। ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, ये इंश्योर करवाता है कि हमारे पास जो फंड्स है वो अवेलेबल है या नहीं। ये इंश्योर करवाता है कि हमारे पास जो फंड्स है वो अवेलेबल है या नहीं। ये इंश्योर करवाता है कि हमारे पास जो फंड्स है वो अवेलेबल है या नहीं है। ये इंश्योर करवाता है कि हमारे पास जो फंड्स है वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेड रिसोर्सेज अननेसेसरली, कि जो फंड्स है वो अननेसेसरली रेज ना हो, ठीक है, पैसा जो है वो अननेसेसरली ना रेज हो, ठीक है, पैसा जो है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो और किसी चीज की भी दिक्कत ना आए, ठीक है, पैसा जो है वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो और किसी चीज की भी दिक्कत ना आए। कोई भी सीएफओ जो है वो गलत तरीके से पैसे को खर्च ना कर दे और वो जो इन्वेस्टमेंट करे वो अच्छे ढंग से इन्वेस्टमेंट करे। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब होता है फ्यूचर देखना, व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वे, ठीक है। मैंने एस्टिमेट किया कि 20 लाख की सेल होगी, ठीक है, अब मेरे को उसके साथ ये भी एस्टिमेट करना है कि 50 लाख की सेल हुई तब क्या, और जब 25 लाख की सेल हुई तब क्या, ठीक है, तो दोनों एस्टिमेट कर कर चलता है। तो इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वे, ठीक है। इट हेल्प्स इन डील विद फ्यूचर शॉक्स एंड सरप्राइजेस, ठीक है, अगर 15 लाख हुआ तो शॉक हो जाएगा और अगर 25 लाख हुआ तो सरप्राइज हो जाएगा। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग विद वेरियस बिजनेस फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ठीक है, कि सारी चीजें, कि रॉ मटेरियल कितना रखना है, इन्वेंट्री कंट्रोल कितना रखना है, सारी चीजें कर कर चलेगा। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस।
इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन, क्योंकि मुझे अगर पता रहेगा कि इतने की सेल होने वाली है तो उस हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट रखूंगा, उस हिसाब से मैं अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट रखूंगा, मतलब फिक्स्ड एसेट्स और इन सब पे, ठीक है, ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। इट हेल्प्स इन रिसोर्सेज, यूजिंग रिसोर्सेज ऑप्टिमली, ढंग से यूज करूंगा। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग, इट ट्राइज टू लिंक्स द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो एक लॉन्ग टर्म होता है जो 1 साल से ज्यादा होगा, शॉर्ट टर्म जो 1 साल के अंदर अंदर। तो it is for more than 1 year. It focuses on capital expenditure like purchasing, building, machinery, plant, etc. And it is for less than 1 year. It focuses on working capital like current assets and current liability. क्योंकि working capital का formula क्या होता है? Current assets minus current liabilities. It is called budget, ठीक है? तो short term financial planning को हम budget भी कहते हैं। Short term financial planning को हम budget भी कहते हैं। Short term financial planning को हम budget भी कहते हैं। तो financial planning के 5 टाइप होते हैं, ठीक है? तो प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट, सबसे पहले हम सेल्स फोरकास्ट देखते हैं कि कितना हमारा सेल होने वाला है। सबसे पहले हम सेल्स फोरकास्ट देखते हैं कि कितना हमारा सेल होने वाला है। सबसे पहले हम सेल्स फोरकास्ट देखते हैं कितना हमारा सेल्स होने वाला है। सेल्स फोरकास्ट करने के बाद हम ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बिल्डअप होने वाला है, एस्टिमेशन। फिर हम ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बाद हमें ये पता चल जाता है उतने सेल के लिए मेरे को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद हम एस्टिमेट कर लेते हैं कि मेरे पास इतना पड़ा है और बाहर से मुझे कितना लाना पड़ेगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट। तो प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट, सबसे पहले कोई भी कंपनी ये डिसाइड करेगी कितना बिक सकता है, देन ओनली वो आगे बढ़ेगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिंस विद सेल्स फोरकास्ट। इट हेल्प्स द कंपनी टू डील अकॉर्डिंग टू देयर वो कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस हिसाब से कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाएगी। Based on sales forecast, the financial statement are prepared, keeping in mind the requirement of fixed and working capital. फिर estimation of expected profit. After making financial statement, तुम्हें ये पता चल जाएगा कितना profit हो रहा है, and according to that, you will make choices. So the expected profit during the period are estimated so that an idea can be made of the funds requirement can be met internally through retained earning or after paying डिविडेंड, ठीक है। मतलब अगर मान लो कंपनी के पास 5 लाख ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है, और कंपनी को इन टोटल 10 लाख चाहिए, ठीक है। कंपनी के पास जो इस साल का प्रॉफिट हुआ है वो 10 लाख एज अ डिविडेंड बांटने को हुआ है, ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, 5 लाख उसमें से काट लेगी और 5 लाख की डिविडेंड बांटेगी। दिस रिजल्ट इन एस्टिमेशन ऑफ एक्सटर्नल फंड, ठीक है। और अगर मान लो 12 लाख की रिक्वायरमेंट है तो 2 लाख उसे कहीं और से लाने पड़ेंगे। फिर एस्टिमेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फंड, अगर कोई भी कमी हो रही है होगी तो उससे रिलेटेड जाकर ये देख सकते हैं कि कहां से रेज करें अकॉर्डिंग टू रिस्क अटैच विद इट। तो द सोर्सेज फ्रॉम विच एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट कैन बी मेट आइडेंटिफाइड। फिर प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट आर मेड इनकॉर्पोरेटिंग द अबव फैक्टर्स, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट। उसके बाद क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फिर एस्टिमेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फंड। फिर प्रिपरेशन ऑफ कैश बजट, ठीक है। सबसे पहले होता है सेल्स फोरकास्ट, उसके बाद होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फिर सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल फंड, फिर कैश बजट। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो थम्स अप कर दो। ओके यश, मयंक, धृषिका, ध्रुव, कृष, थम्स अप कर देना अगर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी से देखते हैं, एनसीईआरटी से और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट होता है ना, जैसे कि मान लो कि तुम्हें तुम्हारे मार्क्स का वो ब्लूप्रिंट दिया होता है कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा, ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा। An organization future operation, the objective of financial planning is to ensure that enough funds are available at right time. If adequate funds are not available, the firm will not be able to honor its commitment and carry out its plan. On the other hand, if the excess funds are available, it will unnecessarily add to the cost and may encourage wasteful expenditure. ठीक है, तो it must be kept in mind that financial planning is not equivalent to or substitute for financial management.
Financial management aims at choosing the best investment and financing alternative by focusing on their cost and benefit. ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये देखता है कि इन्वेस्टमेंट किस में करूं, पैसा कहां से लाऊं, और पैसा कितने चीप रेट पे जाऊं और हायर रिटर्न बिल्डअप करूं. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज शेयर होल्डर्स वेल्थ. ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन एम ये होता है कि शेयर होल्डर की वेल्थ बिल्डअप हो. While financial planning, on the other hand, aims at a smooth operation by focusing on funds requirement and their availability in the light of financial decision. For example, if a capital budgeting decision is taken, the operation are likely to be kept at a higher scale. The amount of expenses and revenue are likely to increase. Financial planning process try to forecast all the items which are likely to undergo changes. ठीक है, तो मान लो तुमने कोई मशीन लेनी है, तुमने वो मशीन का सोचा. अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करेगा कि वो मशीन आएगी, उसके बाद ये रॉ मटेरियल लगेगा, उससे इतना फायदा होगा, इतना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतने की हम सेल्स कर सकते हैं. इस टाइप की चीज फाइनेंशियल प्लानिंग है. It enables the management to foresee the funds requirement both at the quantum as well as the timing. Likely shortage and surpluses are forecast so that the necessary activities are undertaken advance to meet those situations. So thus the financial planning achieve the following twin objectives. एक minute. Hello. Yes.
सॉरी चलो फर्स्ट पे आते हैं. टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड. टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड. ठीक है. So this include a proper estimation of the funds required for different purposes, such as for the purpose of long-term assets or to meet day-to-day expenses of the business, etc. Apart from this, there is a need to estimate that the time at which these funds are to be made available. Financial planning also tries specifically possible sources of these funds. ठीक है. तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये हो गया कि जो फंड्स है वो अवेलेबल रहे when जब भी हमें चाहिए हो. ठीक है. सेकंड क्या है? To see that firm does not raise resources unnecessarily. Excess funding is almost as bad as inadequate funding. Even if there is some surplus money, good financial planning would put it in the best possible use so that the financial resources are not left idle and don't unnecessarily add to the cost. ठीक है. तो कभी भी ऐसा ना हो कि अगर सरप्लस ऑफ फंड है तो गलत तरीके से यूज हो जाए. तो फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है कि जो फंड्स है वो ढंग से यूज हो. Thus, a proper matching of funds requirement and their availability is sought to be achieved by financial planning. This process of estimating the fund requirement of the business and specifying the source of funds is called financial planning. ठीक है. Thus, a proper matching of funds requirement and their availability is sought to be achieved by financial planning. This process of estimating the fund requirement of a business and specifying the source of fund is called financial planning. Thus, a proper matching of the funds requirement and their availability is sought to be achieved by financial planning. This process of estimating the fund requirement of the business, specifying the source of fund is called financial planning. So financial planning takes into consideration the growth, performance, investment, and requirement of funds for a given period. Financial planning include both short-term as well as long-term planning. So long-term planning relate to the long-term growth and investment. It focuses on capital expenditure. Capital expenditure का मतलब होता है जो एक साल से ज्यादा के लिए चलता है. Capital expenditure का मतलब होता है जो एक साल से ज्यादा के लिए चलता है. Short-term planning covers short-term financial plan called budget. ठीक है. तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग को हम बजट भी कहते हैं. ठीक है. टिपिकली फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर 3 to 5 years. ठीक है. फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है वो 3 से 5 साल के लिए होता है. फॉर लॉन्गर पीरियड इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट एंड लेस यूजफुल. तो प्लान्स मेड फॉर पीरियड ऑफ 1 year और लेस आर टर्म्ड एज बजट. ठीक है. प्लान्स मेड फॉर लेस देन 1 year, प्लान्स विच आर मेड फॉर 1 year और लेस आर टर्म्ड एज बजट. ठीक है. ये कर लेना. तो plans made for period 1 year or less are termed as budget. So budget are example of financial planning exercise in greater detail. They include detailed plans of action for a period of 1 or less. Financial planning usually begins with the preparation of sales forecast. Let us suppose a company is making a financial plan for the next 5 years. It will start with an estimate of the sales which are likely to be happen in the next 5 years. Based on these, financial statements are prepared, keeping in mind the requirement of the funds for investment in fixed capital and working capital. Working capital का मतलब होता है जो बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए चलता है. जैसे कि मान लो उबर ड्राइवर ने कार तो ले लिया, ठीक है, लेकिन उसे पेट्रोल तो भरवाना पड़ेगा, रिपेयर तो करवाना पड़ेगा. तो रिपेयर करवाना, पेट्रोल भरवाना, ये वर्किंग कैपिटल हो गया. डे टू डे एक्सपेंस. हाँ, जो डेली एक्सपेंसेस है. ठीक है. जो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट का पार्ट है वो तुम्हारा हो गया वर्किंग कैपिटल, और जो तुम्हारा बैलेंस शीट का पार्ट है वो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया या फिर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड कैपिटल. Then the expected profits during the period are estimated so that an idea can be made how much of the funds requirement can be met internally, that is through retained earning after dividend payout. This result in an estimation of the requirement for external fund. Further, the sources from which external funds requirement can be met are identified and cash budget are made incorporating these factors. Okay, अब next पे आते हैं importance. Financial planning is an important part of overall planning of any business enterprise. It aims at enabling the company to tackle the uncertainty, respect of the ability and timing of the funds, and helps in smooth functioning of an organization. So the importance of financial planning can be explained as follows.
It helps in forecasting what may happen in future under different business situation. By doing so, it keeps the firm to face a eventual situation in a better way. In other words, it makes the firm better prepared for face the future. For example, a growth of 20% sales is predicted. However, it may happen that the growth rate eventually turns out to be 10% or 30%. ठीक है? Many items of expenses shall be, क्योंकि अगर 10% होगा तो जो रॉ मटेरियल खरीदा है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, या फिर अगले साल यूज होगा, और अगर 30% है तो हमें रॉ मटेरियल और ज्यादा चाहिए होगा. तो many items of expenses shall be different in these three situations. By preparing a blueprint of these three situations, management may decide what must be done in each of these situations. This preparation of alternative financial plan to meet different situations is clearly immense help in running the business smoothly. So it helps in avoiding business shocks and surprises and help the company in preparing for the future. It helps in coordinating various business functions, example, sales and production function, by providing clear policies and procedure. Detailed plans of actions prepared under financial planning reduce waste, duplication of efforts and gaps in planning. It tries to link the present with the future. It provides a link between investment and financing decision on a continuous basis. By spelling out the detailed objective of various business segments, it makes the evaluation of performance easier. Okay, अब आते हैं cutting back on debt. ठीक है, cutting back on debt. Even successful business have debt. But how much is too much? Learning how to manage debt is what can be put you ahead. Cutting back on debt. Taking on the right amount of debt can mean the difference between a business struggling to survive and one that can respond nimbly to a changing economic or market condition. ठीक है, तो अब ये लाइन बन सकती है. ठीक है, तो taking on the right amount of debt can mean the difference between a business struggling to survive and one that respond nimbly to change in economic or market condition. A number of circumstances may justify acquiring debt. As a general rule, borrowing makes the most sense when you need to bolster the cash flow or finance growth or expansion. ठीक है? But while debt can provide the leverage you need to grow, too much debt can struggle your business. So the question is, how much debt is too much? ठीक है? The answer is, experts say, lies in careful analysis of your cash flow as well as your industry. ठीक है, कि तुम्हारा cash flow inflow and outflow कितना है और तुम्हारी industry कौन सी है. A business that doesn't grow dies. You have got to grow, but you have got to grow within the financial constraint of your business. ठीक है, constant मतलब कि अब इतना नहीं उठा लेना कि दिक्कत आ जाए. ठीक है, what is the ideal capital structure of a business needs in industry to remain viable? The higher the volatile in your industry, the less depth you should have. ठीक है, the smaller the volatile, the more depth you can afford. ठीक है, अगर मान लो आपको पता है कि आपका जो कंपनी है वो volatile नहीं है, मतलब चेंजेस ज्यादा नहीं आते, तो आप डेट उठा लो, और अगर चेंजेस ज्यादा आते हैं तो डेट मत उठाओ. Although banks and other financial institutions look for satisfactory debt to equity ratio before agreeing to make a loan, don't assume a creditor's willingness to extend funds is evidence that your business is strong debt position. ठीक है, अगर आपको कोई उधार दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप strong position में हो. Some financial institutions are overzealous lender, particularly when trying to lure or hold on promising business customer. The bank may be looking more at collateral than whether businesses earning are going to come in a justified debt service. To avoid these and other pitfalls, it's up to you to get the financial fact on your business and make sound borrowing decision. ठीक है? Unfortunately, many entrepreneurs fail to recognize how important financial analysis is to running a successful business. Even
Even business owners who received a detailed financial statement from their accountant often do not take advantage of valuable information contained in the document. ठीक है, एक बार आप लोग भी इसे रीड कर लो. जिसे समझ आ गया वो थम्स अप कर देना. ओके, अब हमारे कितने टॉपिक रह गए? 1. ये बड़ा है इसलिए अभी स्टार्ट नहीं करवाऊंगा. फिर 1 मिनट दिखा दो, पढ़ रहा था. हाँ, 1. अच्छा देख लो फिर बता देना मुझे. पढ़ लिया पढ़ लिया. तो इसके हिसाब से हमें लोन तभी लेना चाहिए जब हमारे फाइनेंशियल फैक्ट अलाउ करे. हाँ हाँ हाँ, बस ये नहीं कि आपको उधार मिल रहा है तो आप लेते थे. ओके, अब हम टॉपिक देख लेते हैं. कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास? 1. उसी के हैं ये तो, फैक्टर्स अफेक्टिंग. 2. 3. अच्छा 3 टॉपिक्स है. कल 1.5 घंटे की क्लास में हो जाएगा ये. चलो और हम कल कर लेते हैं, ठीक है. बाकी अब रात को क्लास है 11:15. ठीक है, चलो ओके बाय.